तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पे, है ना। किस किस को चाहिए हार्मनी इन रिलेशनशिप्स? सबको चाहिए, ठीक है। अब आपके हिसाब से रिलेशनशिप में हार्मनी के लिए 2 लोग चाहिए या अकेले आप हार्मनी ला सकते हैं? 2 लोग चाहिए। तो वो दूसरा कहाँ है? उसको सेशन पे लेके नहीं आए। जब 2 लोग कहा आपने तो वो दूसरा है ना आपकी बुद्धि में, है ना, तो उसको तो लेके नहीं आए। तो जब 2 चाहिए और 1 सेशन सुनेगा तो हार्मनी कैसे आएगी? आएगी नहीं, ठीक है ना। तो फिर इस क्लास का कुछ पॉइंट नहीं है ऐसा। अगर हम इस बिलीफ सिस्टम पे चलते हैं कि रिलेशनशिप्स में हार्मनी लाने के लिए 2 लोग चाहिए और वो दूसरा तो आ ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, तो फिर ये क्लास पॉइंटलेस हो जाती है। फिर हमने आपको ऐसे क्यों नहीं कहा कि यू आर इन्वाइटेड ओनली विद द वन यू वांट हार्मनी विद? ऐसा इनविटेशन तो नहीं गया ना। तो इसका मतलब क्या है? रिलेशनशिप में हार्मनी के लिए कितने लोग चाहिए? 1, ठीक है। अगर 2 चाहिए होते तो आपको ऐसे कहते कि उसको भी लेकर आओ, लेकिन अगर अकेले बुलाया है तो इसका मतलब 1 व्यक्ति रिलेशनशिप में हार्मनी लाने के लिए इनफ है। तभी आपको इंडिविजुअल इनविटेशन अलाउड है ना। ऐसा नहीं कि उनके साथ नहीं आ सकते, आ सकते हैं, पर अकेले भी आए हैं तो भी उतना ही यूज़फुल होगा ये सेशन आपके लिए। तो इसलिए पहले हमें ये समझना है कि रिलेशनशिप में हार्मनी के लिए 2 नहीं 1 व्यक्ति चाहिए, बस आप काफ़ी हैं। और दूसरी बात, हमें रिलेशनशिप में हार्मनी क्यों चाहिए? हर कोई कहता है संबंध अच्छे होने चाहिए, संबंध अच्छे होने चाहिए, पर संबंध अच्छे क्यों होने चाहिए? क्या होता है जब संबंध अच्छे होते हैं? सुख शांति। कौन कौन कहते हैं सुख शांति होती है जब संबंध अच्छे होते हैं? ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब रिलेशनशिप अच्छा होगा तो सुख शांति तब होगी, राइट। इसका मतलब कि बिना सुख शांति के आप रिलेशनशिप अच्छा बना लेंगे और फिर रिलेशनशिप अच्छा होने से सुख शांति आएगी, ऐसा। तो आप सुख स्वरूप शांत स्वरूप हुए बिना रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे कैसे? बना सकते हैं। तो रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए आपको सुख शांति चाहिए। रिलेशनशिप से सुख शांति नहीं मिलेगी, है ना। अभी तो आप लोग सर हिला रहे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर अगर रिलेशनशिप से सुख शांति मिलती ही नहीं तो फिर क्यों रिलेशनशिप अच्छा करना है? फिर तो जंगल चले जाना है ना। जब सुखी हो गए, शांत हो गए, तो फिर रिलेशनशिप को बेटर क्यों बनाना है? बनाना है। फिर तो हम अपने आप में संपन्न हैं, फिर हम जंगल चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। क्यों रहना है रिलेशनशिप में, है ना। तो रिलेशनशिप हमें बेटर इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उससे सुख शांति होगी, लेकिन जब हम सुखी होंगे, शांत होंगे, तो रिलेशनशिप बेटर होगा। और उसको बेटर क्यों बनाना है? क्योंकि आपका एक पर्पस ऑफ लाइफ है। उस पर्पस ऑफ लाइफ पर आप बिना विघ्नों के पहुँचे, आपकी लाइफ स्मूथली रहे और आप अपना काम स्मूथली कर सकें, उसके लिए रिलेशनशिप्स बेटर होने चाहिए।
क्योंकि जब रिलेशनशिप्स में बहुत खिटखिट होती है तो जो आप काम करने आए हैं इस धरा पर, जो आपका रोल है उसको निभाने में आपको बहुत अड़चनें आती हैं, है ना। अब मान लीजिए अभी मुझे पीछे एक भाई मिले, वो डॉक्टर हैं किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में, तो मुझे कहते कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं वहाँ पर अच्छा काम करूँ और मैं रियली सर्विस टू ह्यूमैनिटी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे आसपास रिलेशनशिप्स इतने ख़राब हो गए हैं कि कुलीग्स के साथ, बॉस के साथ, कि मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ मुझे करने ही नहीं देते, या कोई भी काम करता हूँ तो उसमें 100 अड़चनें वो प्रेजेंट करते हैं। तो आप सोचो कि चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप एक नींद भी चैन से करना चाहते हैं, तो भी आपको रिलेशनशिप्स का साथ चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया में जब कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, काम करते हैं, तो आप अकेले नहीं रहते। मैन इज़ नॉट एन आइलैंड, है ना। आप अकेले नहीं रहते, आप लोगों के साथ रहते हैं। वो चाहे किसी भी संदर्भ में आपके साथ रहते हो, पर आप एक कॉन्टेक्स्ट में हमेशा रहते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं तो जो भी हम काम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ से प्रेजेंट होते हैं, जो परिस्थितियाँ उस तरफ से बनती हैं, आपकी सारी जीवन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में ही लगी रहती है ना। कोई कुछ कर देता है, फिर कोई कुछ कर देता है, फिर आप उसी को सॉल्व कर रहे हैं। आपकी जीवन क्या बन गई? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की यात्रा बन गई। पर आप वो नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आप अपनी जीवन को निर्विघ्न जिए, है ना। अपने जीवन को आप जिस लक्ष्य से जीना चाहते हैं, किसी का लक्ष्य स्पिरिचुअल है, कोई अपने जीवन में कुछ काम करना चाहता है, कोई कुछ क्रिएट करना चाहता है, कोई अपनी जॉब करके कुछ समाज सेवा करना चाहता है, उस लक्ष्य को कोई बच्चों को ही अच्छा रेज करना चाहता है। अब आप देखो, पीछे मुझे कोई सुना रहे थे बहुत अच्छी बात कि मेरे 2 बच्चे हैं। एक माता सुना रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ मैं उनको एक पर्टिकुलर तरीके से रेज करूँ। मैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, मैं उनको काम सिखाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि उनको स्पून फीडिंग हो, मैं ये भी चाहती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेकिन वो कहती कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं, तुम तो इनको बहुत स्ट्रिक्ट रख रही हो, पैम्पर करती रहती हो, ये बिगड़ जाएंगे, है ना। इनको तुम बहुत स्ट्रिक्ट रख, पैम्पर करती ही नहीं हो, तो ऐसे क्या दुश्मनी निभा रही हो। फिर वो उसको पैम्पर करते हैं। मैं चाहती हूँ चॉकलेट्स ना खाए, वो उनको 3-3 चॉकलेट ला के दिन में देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको ये बात कम्युनिकेट करो। कहते हमारी कम्युनिकेशन कभी इफ़ेक्टिव हुई ही नहीं। मैं जब भी उनके साथ कोई कम्युनिकेट करने जाती हूँ उसका रिज़ल्ट उल्टा आता है। तो आप सोचो कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप 2 बच्चों को भी अपनी मर्ज़ी से रेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास संबंध ठीक नहीं है तो वो संबंध आपके विघ्न बन जाएंगे और वो जो काम आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते। इसीलिए रिलेशनशिप्स को ठीक रखना है हमें, ताकि हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ पे स्मूथली फोकस कर सकें। गॉट इट। तो 2 बातें हम अभी आउट ऑफ द विंडो भेज देते हैं। पहला कि रिलेशनशिप ठीक करने के लिए हमें 2 लोग चाहिए, तो वो नहीं करता तो मैं क्या करूं, वो बात आपको हटा देनी। दूसरी बात, रिलेशनशिप मुझे हैप्पीनेस के लिए नहीं चाहिए। बिना हैप्पीनेस के आप रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकते। तो आपको सुखी शांत बनकर रिलेशनशिप ठीक करना होगा, ताकि उस रिलेशनशिप का आपके जीवन में विघ्न स्वरूप ना बने। ठीक है। तो ये 2 बातों की क्लैरिटी, आप इस पर बहुत विचार करना। ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रूथ है और जब आप इस पर बहुत विचार करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी कि यस, दिस इज़ द रियल पर्पस, है ना।
और अगर मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं जो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रिलेशनशिप्स कार्मिक अकाउंट की सेटलमेंट होती है। रिलेशनशिप हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब किताब से बनते हैं। हम जब बहुत सारे जन्म लेकर आज यहाँ पहुँचते हैं तो हमारे जो पूर्व हिसाब किताब है वो रिलेशनशिप के माध्यम से भी हमारे सामने आते हैं। उसके बहुत सारे माध्यम हैं प्रेजेंट करने के, जैसे प्रतिकूल परिस्थितियाँ, हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, है ना, या रिलेशनशिप इश्यूज़। ये सारी चीज़ें बेसिकली पास्ट कार्मिक अकाउंट से जो सेटल होने के लिए आते हैं। और अगर आपको इन सेटलमेंट्स के बीच ठीक से चलना नहीं आएगा तो ये जो कार्मिक अकाउंट्स हैं ये आपको अपने जीवन को फ्रूटफुली जीने में विघ्न डालेंगे। ठीक है, आपके कुछ पुण्य कर्म भी हैं जिसके आधार से आपको अच्छे संबंध में मिले, जो आपको आपके लाइफ में आपके पर्पस की तरफ सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी कार्मिक अकाउंट्स हैं जिनसे ऐसे संबंध भी मिलते हैं जो हमेशा विघ्न स्वरूप बनते हैं, लेकिन अगर हम उनसे लड़ें तो वो सेटल नहीं होंगे। हमें उनके साथ चलना, उनको चलाना आना चाहिए। वो कला हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। आज हम छोटी सी कोशिश करेंगे इस सेशन के द्वारा, फिर अगर आप आगे चाहेंगे तो फिर और आपको टाइम एनर्जी अपनी देनी पड़ेगी। ओके, तो पहले ये दो बातें, फिर अभी हम समझेंगे कि एक रिलेशनशिप को जब हम कहते हैं रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप पहले कहाँ होता है? यहाँ, है ना। आपका जो संबंध है जो आप बाहर निभा रहे हैं वो संबंध वास्तव में पहले आप कहाँ निभाते हैं? यहाँ। इसको ठीक से समझेंगे, है ना। अब देखिए, एक व्यक्ति है, उसके 5 क्लोज संबंधी हैं। ओके, पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे। आप उन 5 से उनके बारे में पूछेंगे कि ये कैसे हैं, इनकी पर्सनालिटी क्या है। तो जब वो 5 अपना अपना वर्णन देंगे तो क्या वो वर्णन सेम होगा? आपके बारे में अगर 5 लोग अपना अनुभव बताएंगे जो आपके बहुत नज़दीक हैं, जिनको आप कहते हो ये मुझे जानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे जिनको आप कहते हो ये मुझे जानते ही नहीं, जो आपको जानते हैं, जो आपके नज़दीकी संबंध हैं, जब आप उनसे पूछेंगे, मानो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप इनके बारे में मुझे बताइए, तो क्या वो 5 अलग अलग बातें कहेंगे या सेम कहेंगे? डिफरेंट कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप। अच्छा, अब और डिपेंडिंग ऑन है ना। तो अभी क्या है कि जब वो 5 अलग अलग बातें कह रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के बारे में 5 अलग अलग अनुभव हर एक के हैं? सबके साथ अलग अलग डिपेंडिंग ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस, कर्मों का हिसाब किताब है ना सबके साथ अलग अलग। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि हर एक अपने फिल्टर से आपको देखता है। आप हैं, लेकिन वो जो आपको अनुभव कर रहा है वो कहाँ अनुभव कर रहा है? यहाँ। और जब वो आपको यहाँ अनुभव करता है तो वो अपने फिल्टर से, अपने नज़रिए से आपको देखता है। समझे? तो जैसे आपको देखने वाला अपने नज़रिए से आपको देखता है, ऐसे आप भी हर एक को किस नज़रिए से देखते हैं? अपने नज़रिए से। ठीक है। तो आपने वो कहावत सुनी है ना कि ज़िंदगी भर आईना साफ करता रहा और धूल चेहरे पे थी। ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस संबंध में हमें लग रहा है कि इस व्यक्ति में प्रॉब्लम है वो एक्चुअली मेरे अंदर के आईने में प्रॉब्लम है। तो अगर आपको हर व्यक्ति के साथ संबंध में आते उसको वैसे अनुभव करना है जैसे वो हैं, तो पहले आपको अपने अंदर के आईने की क्लेंजिंग करनी होगी।
ठीक है, इसीलिए जब आध्यात्म की पढ़ाई होती है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाते हैं कि आपके अंदर की दुनिया का सत्य क्या है, और उस अंदर की दुनिया को अगर आप नहीं समझते तो आप जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं ना, जो बाहर की चित्र को आप अंदर अनुभव कर रहे हैं, उस प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम रहती है ना। तो आप जैसा उनको सोच रहे हैं या जैसा आप फील कर रहे हैं वो शायद हो भी ना, समझे। एंड मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम अपने अंदर के सेल्फ को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अंदर की जो धूल मैल है वो हमें उनके चेहरे पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज हम एड्रेस करेंगे। तो हम अंदर की दुनिया को पहले समझेंगे। तो अंदर आज हम, वैसे तो आत्मा का ज्ञान है और सब है, पर मैं वो लैंग्वेज आज आपको नहीं कहूँगी। आज हम दो सिंपल शब्दों में समझेंगे। अंदर जो है दो चीज़ें हैं, एक है अटेंशन, दूसरा परसेप्शन। आपके अंदर की दुनिया में दो क्वालिटी है, आप कहाँ फोकस ऑफ अटेंशन डाल रहे हैं और आप उसको कैसे अंदर परसीव कर रहे हैं। आप अपना अटेंशन फोकस कहाँ कर रहे हैं और उसको अंदर परसीव कैसे कर रहे हैं, और ये आपकी निजी क्वालिटी है ना। अब मान लीजिए मुझे बचपन से हर एक ने थोड़ा नीचे दिखाया है ना, थोड़ा मुझे इल ट्रीट किया गया है, तो मेरे अंदर क्या फीलिंग है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, है ना। तो मैं जब किसी को देखती हूँ, किसी की बात सुनती हूँ, किसी का व्यवहार देखती हूँ, तो मेरे को पहला थॉट क्या आता है, ये भी मुझे डिसरिगार्ड तो नहीं कर रहे, ये भी मुझे इल ट्रीट तो नहीं कर रहे, ये मेरा अपमान तो नहीं कर रहे। अब मुझे हर एक के प्रति वो फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है। तो मैं हर एक के बिहेवियर को कैसे देख रही हूँ, इसने भी अपमान किया, इसने इग्नोर किया, इसने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, क्योंकि मेरा अंदर का आईना जो है वो स्टेन्ड है। तो हमें पहले ये समझना है कि हमारे परसेप्शन में कहीं ईगो का फिल्टर तो नहीं लगा हुआ है। ईगो में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों आता है ना। या फिर मेरे में इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं भरा हुआ है कि मैं किसी को भी देखती हूँ तो मैं उसको ड्यू रिस्पेक्ट ही नहीं दे पा रही हूँ। आई सी एवरीबडी एज अ नोबडी एंड नथिंग। तो हर एक को मेरे से जो वाइब्रेशन जा रही है वो डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपने आप को एजर्ट करने के लिए मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आपकी तरफ से किसी को ये वाइब्रेशन जाएगी कि आप कुछ नहीं हो, तो वो भी आपको क्या कहेगा, नहीं भाई मैं तो बहुत कुछ हूँ, आपको दिखाई दे या ना दे। तो फिर जब वो ऐसा कह रहा है तो आपको लगता है अच्छा ये इतनी छोटी सी बात पे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे जो एनर्जी जा रही है वो कैसे, डिसरिस्पेक्ट की। तो ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या मेरे अंदर ये काम करके ये आईने को मेरे टेंट तो नहीं कर रहा है ना। मेरे अंदर कहीं हर एक की बुराई देखने की आदत तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं बच्चे पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, दुनिया भर की बात सुन लेते हैं लेकिन पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उनको किस नज़र से देख रहे हैं, छोटा बच्चा है, और बच्चा क्या कह रहा है, इतना भी छोटा नहीं हूँ मैं अभी, अब तो मैं बड़ा हो गया। तो हमारे फिल्टर में वो कौन है, वो 5 साल का बच्चा लेकिन वो 5 साल का बच्चा अब 18 साल का हो चुका है।
पर आप उसको कैसे देख रहे हैं? आपकी नज़र में वो बड़ा ही नहीं हुआ, आप उसको उसी छोटे स्वरूप में देख रहे हैं। तो फिर आपसे जो वाइब्रेशन उसको जा रही है वो क्या है? ये मुझे कुछ समझते नहीं है, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। और जब वो कोलीग्स के बीच जा रहा है, जब वो फ्रेंड्स के बीच जा रहा है, तो उसको क्या मैसेज मिल रहा है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे बिना तो हमारा काम नहीं चलता, तुम्हारे बिना तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो फिर जब वहाँ से उसको वो मैसेज मिलता है और घर से ये मिलता है, तो वो उधर ड्रिफ्ट होने लगता है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर हमें बाहर के सीन को जो है जैसा है वैसे देखना है, क्योंकि कई बार हम करेक्शन वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर करेक्शन वास्तव में अंदर करना था, है ना। या आप सोचो कि अगर कोई हम ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, और हमें बार बार इश्यूज हो रहे हैं, कोई भी कुछ कहता है तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति मुझे क्यों कह रहा है। तो ये बात कहाँ से आ रही है? क्योंकि मुझे किसी के भी कहने से प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि बहुत समय तक मैंने ये फीलिंग को अंदर रखा है कि कोई भी मुझे कहता है तो इट इज़ अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो हम अपने अंदर को पहले देखें कि मेरी वाइब्रेशन, मेरे विचार, मेरा परसेप्शन कैसा चलता है ना। क्या मेरे परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम है? अब उस परसेप्शन को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है ना। हमें ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ परसेप्शन है, हर कोई मेरे जैसा क्यों नहीं है। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं लॉयल हूँ, वो क्यों नहीं है ना। क्योंकि हमें ऐसा प्रोग्रामिंग मिली हुई है कि हर किसी को मेरे जैसा होना चाहिए। पर क्या हर कोई आपके जैसा हो सकता है? आप हैं क्या किसी के जैसे? हम अपने समय में यूनिक बनना चाहते हैं और दूसरे के टाइम पे कहेंगे कि सारी दुनिया हमारे जैसी हो। जैसा हमें ठीक लगता है, जो हमें सोचता है, वो काम हर कोई करे, वो बोल हर कोई बोले। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि हर एक व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं वो एक इंडिविजुअल आत्मा है। शरीर में बैठे हैं लेकिन है कौन? एक एक आत्मा है। और आपको पता है एक एक आत्मा ने कितनी लंबी यात्रा की है? अनेकों जन्मों की यात्रा करके हम आए हैं। और उस हर यात्रा में हर एक ने कुछ ना कुछ आदतें बनाई हैं और वो सारी संस्कारों का समूह आज लेकर वो बैठे हैं। और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो बिल्कुल आपके जैसे हो, ऐसा हो सकता है? चाहे वो आपके घर में जन्म ही क्यों न ले, चाहे वो आपके साथ स्पाउस के रूप में ही क्यों ना हो, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी हमारे जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल है और हर एक आत्मा ने बहुत लंबी यात्रा की है। और हर आत्मा की जो पर्सनालिटी है, संस्कारों का समूह है, वो अलग अलग है। तो जब हम इस ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरे स्पाउस नहीं है, ये एक आत्मा है और इनके अपने संस्कार हैं, जब उस रीति से उनको देखेंगे तब जाकर हमें टॉलरेंस डेवलप होगी कि अच्छा इनके संस्कार मेरे से अलग हैं एंड इट इज़ ओके। और अगर नहीं है तो फिर हम हमेशा दो कैटेगरीज में सारी दुनिया को डिवाइड कर देते हैं। कौन? जो मेरे जैसे और राइट है और जो मेरे जैसे नहीं और रॉन्ग है ना। दुनिया में दो ही तरह के तो लोग हैं, एक जो आपके जैसे हैं और जो राइट है, और एक जो आपके जैसे नहीं है और बिल्कुल रॉन्ग है। और अगर हम इस तरह से किसी को दृष्टि देते हैं कि रॉन्ग है,
तो फिर उधर से भी मुझे वही रिस्पॉन्स मिलेगा। रिलेशनशिप इज एनर्जी एक्सचेंज। जो एनर्जी इधर से जाएगी वही वापस आएगी। तो अगर आपके मन में है कि ये मेरे जैसे नहीं है और ये रॉन्ग है, और आपके वाइब्रेशन में वो चीज़ है, वाणी में भी है, वाणी में भी कंट्रोल कहाँ होता है ना, मुख से भी कह देते तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हें कुछ अनुभव ही नहीं। मुझे अनुभव है, मुझे पता है ना। तो सामने वाला कहता है ठीक है आपको होगा लेकिन मुझे भी बहुत है। फिर ऐसे हो जाता है। फिर कितना भी सेशन करो, कहते बाहर जाके ना होता नहीं है दीदी घर में, क्योंकि जो बेसिक्स है उस पे काम नहीं करेंगे, और वाइब्रेशन ही ये है कि वो रॉन्ग है या वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर हमारे संबंध कभी ठीक नहीं हो सकते। इसलिए पहले हमें अपने अंदर चेक करना है, हम हर किसी से संबंध में आते वक्त एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं, है ना। क्या हम सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हैं? क्या हमारे अंदर बातचीत करने का ढंग नहीं है ना। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो उसको हम बहुत अपमानित महसूस करा रहे हैं, और अगर हम अपमान देंगे तो कोई हमारे गले में फूलों का हार थोड़ी चढ़ाएंगे। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा, है ना। जब कोई मजबूर होता है, लाचार होता है, तो भले ही आप अपमान करेंगे तो भी वो आपके साथ चलेगा, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ी शक्ति आ गई तो वो बिल्कुल आपसे या तो किनारा करेगा या बदला लेगा। तो इसीलिए हमें पहले ये समझना है कि हमारे से कौन सी वाइब्रेशन उधर जा रही है, और हम जब कुछ भी करते हैं तो हमें अंदर से यही लगता है कि हम राइट हैं, क्योंकि वो हमारा संस्कार है ना, हम हमेशा करते आए हैं। और स्पेशली जब हम रोल कॉन्शियस होते हैं, है ना, जब हम लेबल्स, टाइटल्स ऑफ रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। जैसे आम आप ये बात सुनेंगे, जाओ 5 लोगों को पूछ लो कि मैं राइट हूँ या आप राइट हैं, है ना। तो हम समाज की बात करते हैं कि पेरेंट्स को ऐसा होने का अधिकार है, बच्चे को ऐसा होने का अधिकार है, स्पाउस को ये अधिकार है, और बहुत लोग एग्री भी करेंगे आपके साथ कि ऐसा है। लेकिन अगर आपको अधिकार है ऐसा होने का, तो फिर आपका रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं कर रहा? आप किसी से भी फैसला करा लें, लेकिन वो फैसला आपके घर में क्यों नहीं हो रहा या आपके जीवन में क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भूल हो रही है ना। तो हमें, जब हम किसी भी आत्मा को लेबल टाइटल में ना देखें, हम ये समझें कि एक आत्मा है और इसके इंडिविजुअल संस्कार हैं, और हर आत्मा को अधिकार है उसके संस्कारों के साथ रहने का, क्योंकि वो उसकी बहुत लंबी जर्नी के आधार से बने हैं, और हम उनके बीच कैसे तालमेल बिठाकर चले वो हम देखें। तो जब हम किसी को रोल में देखते हैं तो हमें लगता है, जैसे आप देखो दुनिया में कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट है ना। अभी हमने रेस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, जो फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का फाउंडेशन प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट है क्योंकि प्यार जो है वो बहुत मिसअंडरस्टूड है ना। रिस्पेक्ट इज़ द प्राइमरी थिंग। तो ये जो रिस्पेक्ट, जो रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन है, अब हमने तो समाज के रूल के हिसाब से क्या कह दिया कि रेस्पेक्ट कुछ लोग डिजर्व करते, कुछ डिजर्व ही नहीं करते। बच्चे रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, बच्चे रिस्पेक्ट देंगे, बुजुर्ग डिजर्व करते हैं, है ना, ऐसा ही है ना पर समाज के हिसाब से तो ऐसा ही है ना। स्त्री को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, स्त्री रिस्पेक्ट देगी, पुरुष रिस्पेक्ट का अधिकारी,
कमाने वाले को रिस्पेक्ट मिलेगा, जो बैठ कर खाएगा उसको रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं। जो आपके हिसाब से छोटा काम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट की अलाउड ही नहीं है ना। मुझे एक भाई साहब कहते थे, आपने हमें आप कहना सिखा दिया। हमारे एरिया में जो बहन क्लीनिंग करती थी उसको मैंने एक दिन आप कह दिया, वो भाग गई। कहते हमसे कोई भूल हो गई, आप क्यों कह दिया आपने। तो हमें इतनी आदत पड़ी हुई है इन सामाजिक नॉर्म्स के हिसाब से चलने की, और हमें लगता है कि जब हम उस रोल या उस पोजीशन या उस रिलेशनशिप में हैं तो डिपेंडिंग ऑन माय पोजीशन मैं डिसरिस्पेक्ट करूं इज़ परफेक्टली ओके, क्योंकि मेरा तो बनता ही नहीं है ना रिस्पेक्ट करना इनको। मैं जब ऑफिस में थी ना तो हमारे यहाँ एक पियून होते थे, तो वो बहुत एजेड थे, ही वॉज क्लोज टू रिटायरमेंट। तो हर कोई उनको नाम से बुलाता था, और उनको ऐसे होता था मेरी एज इतनी है तो मुझे जी तो लगाओ मेरे नाम में। मैं सिर्फ उनको नाम के साथ जी लगाती थी, वो मेरा सारा काम करते थे, किसी का कोई काम नहीं करते थे। तो पर वो इतना छोटा सा डिफरेंस था कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो जब किसी ने मुझे कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति आया और मुझे कहते ये काम मुझे उनसे कराना है, आप करा दो, किसी की सुनते नहीं, बस आपके सुनते हैं। तो मैंने कहा आप जी क्यों नहीं लगाते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। वो एक जी ही तो सुनना चाहते हैं। उनको लगता है मैं एज में बड़ा हूँ तो मुझे अगर वो रिस्पेक्ट मिलेगी तो क्यों नहीं। तो लेकिन जिसको मैंने ये फॉर्मूला दिया उसने किया नहीं। दैट इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग कि इतनी छोटी सी बात है कि आप अगर थोड़ा सा सम्मान से किसी के साथ चलेंगे तो रिलेशनशिप सुधर जाएगा। और वो फॉर्मूला मैंने वहाँ कईयों को दिया लेकिन किसी ने उसे लिया नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है, वो तो छोटे पद पर है, हम उसको जी क्यों कहें। लेकिन क्या आप एक जी बोलने से छोटे हो जाएंगे क्या। तो ये जो छोटी छोटी बातें हमारी जो बुद्धि में बैठती नहीं हैं कि जब कोई आत्मा के साथ हम चलते हैं तो चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, हर आत्मा रिस्पेक्ट की पात्र है ना। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को अपशब्द कहें, किसी को नीचा दिखाएं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, क्योंकि कई बार हम ऐसा समझते हैं ये तो हमारा राइट है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा के साथ अगर आपको अच्छे संबंध चाहिए है ना, वरना फिर दुनिया में एक बात चलती है ना, सबका टाइम आएगा। तो फिर उनका टाइम आता है तो फिर बदला लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा बीज क्यों बोना है जो कल आकर हमें ही बैकफायर करे। तो हम किसी के साथ भी चलते हैं, इस प्रोग्रामिंग को अपनी बुद्धि से हटा देना है कि ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, ये नहीं करता है। छोटे बच्चे को हम छोटे बच्चे को तो एक्नॉलेज भी नहीं करते। आप सोचो जब एक बच्चा 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, तो माता पिता झगड़ा करते हैं तो एक उनमें से कहता है बच्चा सुन रहा है झगड़ो मत। लेकिन वही बच्चा 1 साल का होता है तो हम ये भी नहीं सोचते कि वो सुन रहा है, वो वही है, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, लेकिन हम कहते हैं वो है ही नहीं। आप विचार करके देखो कि हमें एक व्यक्ति का प्रेजेंस पता भी नहीं चलता।
है ना। आप अपने कोलीग के सामने कोई बात करने से डरते हैं, लेकिन जब गाड़ी में जाते हैं और ड्राइवर बैठा होता है तो आप उसके सामने सारी बात कर रहे हैं, आपको लगता ही नहीं कि वो इंसान है, वो सुनता भी है। तो हमारे अंदर किसी की प्रेजेंस की अगर एक्नॉलेजमेंट की ताकत नहीं है तो हम किसी के होने को सम्मान क्या देते होंगे, विचार करो। हम तो मोस्टली जब कोई हमारे से छोटा है या ऐसा है ना पद उसका नहीं है तो हम तो ये भी नहीं फील कर पाते कि वो जिंदा है, वो वहाँ है। तो उसकी जब हम प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज नहीं करते तो हम उसको सम्मान तो क्या ही देते होंगे। और जब हम सम्मान देंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे, है ना। इसीलिए परमात्मा हमें ये सबसे पहले समझाते हैं कि हमें ये समझना है मैं एक आत्मा हूँ, मैं अंदर जिस तरह से चीज़ों को देखूंगी, अनुभव करूंगी, जैसा रिस्पॉन्ड करूंगी वैसा मेरे पास वापस आएगा। ये एक जैसे आप इको होता है ना, आप जैसे पहाड़ों के बीच गए, आपने आवाज़ लगाई तो वही आवाज़ वापस आती। रिलेशनशिप्स आर एग्जैक्टली लाइक दैट। तो वो इको की तरह वापस आते हैं। लेकिन यहाँ से आपके जो जा रहा है उसको चेक करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा कि हर एक शरीर में एक आत्मा बैठी है। वो शरीर चाहे 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 30 वर्ष का हो, 10 साल का हो, वो शरीर की आयु है। गर्भ में भी एक बच्चा है तो भी वो रिसीव करता है वाइब्रेशंस। वो आत्मा जो है वो हर समय हमारे संकल्पों को, वाइब्रेशंस को, व्यवहार को, एनर्जी को रिसीव करते हैं। तो जैसा वो रिसीव करते हैं वैसे ही वो बनते हैं, और जैसा वो बनेंगे वैसा ही वो हमें रिटर्न देंगे। तो और हर एक आत्मा चाहे वो छोटे शरीर में हो, बड़े में हो, छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, स्त्री चोले में हो, पुरुष चोले में हो, हर एक आत्मा सम्मान की पात्र है। और सम्मान होता क्या है ना। तो सम्मान होता है, सबसे पहले सम्मान कैसे दिखता है, किसी को एक्नॉलेज करना कि यहाँ है। ये सम्मान का सबसे पहला विषय है ना। आप भोजन कर रहे हैं, कोई भूखा है या खाया है उसने, ये आपको दिखना चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी आत्मा की प्रेजेंस को हम एक्नॉलेज कर पाए, ये सबसे बेसिक सम्मान का विषय है ना। या जब कोई है तो हम उस बात को समझ पाए कि ये व्यक्ति है तो राइट नाउ इसकी क्या ज़रूरत है। भले ही हम कोई उसके जीवन की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, लेकिन आप भोजन खा रहे हैं तो उसको भी आप पूछेंगे, आप पानी पी रहे हैं आप पूछेंगे, है ना। या आप कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको इंक्लूड करेंगे, या अगर उसका सब्जेक्ट नहीं है तो वो बात वहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये पहला सम्मान का विषय। दूसरी बात, सम्मान कहाँ दिखता है, जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसे कैसे सुनते हैं, वो सम्मान का विषय। अगर आप किसी को ध्यान से सुन नहीं सकते, आपको वहाँ पर बीच में इंटरप्ट करने की उत्कंठा होती है, या आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो तो मीनिंगलेस है, या आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं उसको बिना सुने ही मुझे इसका उत्तर दे देना चाहिए, तो ये डिसरिस्पेक्ट का साइन है। तो ये बेसिक सम्मान हमें हर एक को देना पड़ेगा, है ना। आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना, मानो कोई भी है, छोटा हो बड़ा हो, आपको कम्युनिकेट करना होता है। अगर आप वन साइडेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्रेट डिसरिस्पेक्ट। अगर आप अपनी बात कहते हैं और उनकी सुनते ही नहीं तो ये अपमान का विषय। और फिर कल वो समय भी आता है जब आप कहते हो वो नहीं सुनते,
है ना, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, लाइफ विल गो फुल साइकिल। तो जो आप भेजेंगे वो आपके तरफ फिर वापस आएगा। तो पहला सम्मान है एक्नॉलेज करना प्रेजेंस को, है ना। दूसरा है, जैसे मान लीजिए कोई आपके सर्कल में है, उसकी अब मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे कि हम लोग बाहर नहीं खाते, है ना। हम लोगों की अपनी धारणा है कि हम बाहर से नहीं खाते, या हम कहीं का कुछ खरीदा हुआ या किसी के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते। तो अभी मान लीजिए मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ और मुझे किसी ने अपने आप एज्यूम कर लिया कि ये तो खाते नहीं है तो इनको पूछना ही नहीं है। तो ये क्या है ना, ये मेरे सोचने का विषय है, मैं क्या खाती हूँ या नहीं खाती। अगर आप अज्यूम करके चल रहे हैं तो वो भी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है ना। तो इसीलिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें, जिन एजम्पशंस से हम चलते हैं, जिस तरह का हम बोलते हैं या हम सुनते हैं, इन चीज़ों से सम्मान जो है वो बिल्कुल दिखाई देता है और वैसा का वैसा वो वापस भी आता है। फिर आप देखो, किसी के संस्कार हमसे बहुत अलग हैं, ठीक है, तो उन संस्कारों से तंग होना, है ना, उन संस्कारों को अगर हम रिजेक्ट करें, हम कहें कि आपके संस्कार बहुत खराब हैं, तो ये भी क्या होता, ये भी डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन अगर उनके संस्कार हमसे बहुत अलग हैं तो हम क्या करें फिर, तो हम एक मिडिल पाथ निकालने की कोशिश करें, है ना। कोई मान लीजिए आपको बहुत छोटी सी बात है, मान लीजिए किसी को रूम में बिखरी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आपको चीज़ें ठीक अच्छी लगती हैं, आपको हर चीज़ सॉर्टेड अच्छी लगती है और किसी को बिखरा हुआ कमरा ठीक लगता है। अब आप कहेंगे लेकिन मैं तो राइट हूँ ना, मुझे तो अच्छा सॉर्टेड कमरा अच्छा लगता है, उनको बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है तो उनको चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर वो चेंज नहीं हो रहे और आप उसको सारे दिन कहते हैं आप गलत हो, आप गलत हो, तो क्या उससे आपका रिलेशनशिप बेटर बनेगा? और उसके बाद क्या होगा, वो आपको देखते ही दो चीज़ें और फेंकेंगे, फिर आप क्या करेंगे, और इरिटेट होंगे। तो आपको इसीलिए पहले एक्सेप्ट करना होता है कि ये जो है जैसे हैं, अब मेरे ड्रामा में यही है। तो अब इनको मैं रिजेक्ट ना करके कैसे अपनी वाइब्रेशन से, अपने बोलचाल से, अपने संबंध से उनको वहाँ तक लाऊं जहाँ वो भी थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, है ना। अगर आप बार बार रिजेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल ही जैसे उखड़ जाते हैं, फिर वहाँ से कोऑपरेशन की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। तो आपको पता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो राइट है, वो बेटरमेंट के लिए है, लेकिन वो बात आप ज़ोर से कहकर, झगड़ कर, लड़कर, अपमान कर उनकी बुद्धि में नहीं बिठा सकते। द ओनली वे टू चेंज इज़ बाय इन्फ्लुएंस। अगर कोई और तरीका होता तो आज दुनिया बदल चुकी होती। तो इसीलिए अगर आपके कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे डिफ़िकल्ट हैं भी, तो उन रिलेशनशिप्स में चलने के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको वहाँ पर थोड़ा इग्नोर करने की भी संस्कार चाहिए कि छोटी बातों को आप इग्नोर किए, बड़ी बातों को भी आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करके सामने रखें। अब कई बार हम कहते हैं ये मुश्किल है मुश्किल, है ना। मुझे एक माता कहती थी मेरे हस्बैंड फुल वॉल्यूम पे टीवी चलाते हैं। आप फुल समझते हो दीदी? फुल पे चलाते, एक भी कम नहीं होता, वो फुल पे सारे दिन। तो मुझे कहती कोई कैसे रहेगा ऐसे में? तो मेरे कानों में, सर में दर्द होने लगा है। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप थोड़ा वॉल्यूम लो करो, तो वो सुनते नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा कितने सालों से कह रहे हो? कहते 30 साल हो गए। तो मैंने जब सुनते ही नहीं हैं तो फिर वो जो सर दर्द कर रहा है, उस दर्द वाले सर में आप इतना बोल क्यों उनको, है ना। तो मैंने उनको कहा अभी क्या करो, अभी आप ये कुछ दिन प्रैक्टिस करो कि इट इज़ ओके,
30 साल से मैं झेल रही हूँ ना, तो मेरे में ताकत है, मैं ऐसे पूरी ज़िंदगी चलूँगी। तो कुछ दिनों के बाद क्या, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, फिर वो शांत रहती, वो बाबा को याद करती और शांत रहती। कुछ दिनों के बाद हस्बैंड कहते हैं, क्या हुआ आजकल तुम कहती नहीं हो कि वॉल्यूम ज़्यादा है? तो कहती नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, घर आपका भी है। तो कहते नहीं भाई, घर आपका भी है, ऐसा क्या है, हम कम कर देते हैं। तो 30 सालों के बाद उन्होंने वॉल्यूम कम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा 30 साल क्या कहा, घर मेरा भी है। पहली बार कहा घर आपका भी। तो जब उन्होंने कहा घर मेरा भी हो, तो उन्होंने कहा मेरा भी है, मेरा टीवी है, मैं जैसे भी चलाऊं। और जब उन्होंने कहा घर आपका भी है, तो उन्होंने कहा आपका भी है। फिर तो बहुत छोटी छोटी बातें होती जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती, लेकिन पहले हमें एक्सेप्टेंस बिल्ड करनी होती कि ये आत्मा जो है, ये इसका संस्कार है, दे कांट हेल्प इट, तो इट इज़ ओके, लेट मी मेक पीस विद इट। और फिर उस पीस के साथ जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, उनको बदलने के लिए नहीं, आप उसके साथ ओके हो चुके हैं, तो उनको भी ऐसा महसूस होता है कि जो चीज़ इनको ठीक नहीं लगती वो हम क्यों कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस, जो हम अपने रिलेशनशिप्स में दिखा सकते हैं, है ना। फिर दूसरी चीज़ है बिलोंगिंग। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो उनको पराया करके ना बात करें पहले, है ना। क्या होता है, बच्चे से भी गलती हो जाती है तो पहले क्या कहते हैं, तुम तो बच्चे ही नहीं हो हमारे। फिर कहते हैं कि ये गलती, ये गलती, ये गलती। लेकिन पहले बॉन्ड कि आप मेरे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो। उसके बाद उनको बताना कि ये जो आप करते हो फिर हमें भी बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, नुकसान भी होता है, तो वो उस बात को समझेंगे। अगर आपने पहले ही पराया कर दिया तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे, है ना। फिर रिलेशनशिप में तीसरी चीज़ आती है केयर, जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया कि किसी की भूख प्यास, गर्मी सर्दी, सहूलियत, इतना थोड़ा फिज़िकल केयर भी। और जिसको जो चाहिए, किसी को किसी समय शांति चाहिए, किसी को आपसे बातचीत करनी है, तो इतना केयर हम रख सकें। और चौथी चीज़ आती है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट माना वो जो भी करें हम उस बात से अफेक्टेड ना हो। और ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होती है, जब आप ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। एक लेक्चर से ये बातें समझ में आएंगी, लेकिन जाते जाते आप कहेंगे आज क्या सुना, ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे ना, ये स्थान क्यों बनाए जाते हैं, हमारे लिए, आपके लिए, ताकि आप रोज़ आएँ, अभ्यास करें, इस ज्ञान को भी रोज़ रोज़ सुने और योग भी सीखें, अभ्यास करें। और जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ये जो सारी जो बिलीफ सिस्टम्स की भी हम बात कर रहे हैं, और जो आपके अंदर एटीट्यूड्स और जो संस्कार की भी बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक मेडिटेशन कराऊंगी। आपको एक कागज़ दिया जा रहा है और एक एक कैंडल दी जा रही है ना। तो मेडिटेशन में आप अभी डीपली सोचेंगे कि जो भी अभी आपने सुना, उस आधार से आपको किस बात में लगता है कि आप अपने अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं। कौन सी चीज़ है जो आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं आज के सेशन में से, और फिर उसको आप इस पेपर पर लिखेंगे आफ्टर द मेडिटेशन। तो अभी आप चिंतन करेंगे मेडिटेशन में, और फिर आप मेडिटेशन के बाद उसको लिखेंगे, और फिर एक बॉक्स में सबके कलेक्ट होके हम परमात्मा को वो सबमिट कर देंगे। और जो कैंडल मिली है वो हम इसके बाद दिवाली सेलिब्रेशन करेंगे, तो आप सब अपनी अपनी कैंडल जलाएंगे। तो पहले हम योग करेंगे
योग के बाद आप पर्ची पर लिखेंगे। तो अभी योग में चिंतन करेंगे कि क्या मैं अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहता हूँ। ओके, चलिए। शांत बैठकर एक चित्र अपनी आंखों के सामने लाएं। इस शरीर में दोनों आँखों के पीछे भ्रिकुटी पर मैं आत्मा बैठी हूँ। मैं एक चमकते सितारे जैसे हूँ। अब अपने सामने उस हर व्यक्ति को देखें जिसे आप अपना संबंधी समझते। आपके सामने बैठे सभी वो भी शरीर में स्थित एक एक आत्मा है। हर एक की भ्रिकुटी पर एक चमकता सितारा है। जब भी आप उनके संपर्क में आते हैं, आप आत्मा से निकलते वाइब्रेशंस उन तक पहुंचते। अपनी वाइब्रेशन को चेक करें। क्या मेरे से हर एक को स्नेह की, सम्मान की एनर्जी पहुंच रही है?
सारे दिन में कितनी आत्माओं के संपर्क में आती हूँ मैं। एक एक केस में चेक करें। क्या है मेरी ऊर्जा? अब अपने आप को परमात्मा की छत्र छाया में अनुभव करें। परमात्मा पिता भी एक छोटा सा सितारा है। मुझ पर शांति की वर्षा कर रहे हैं। स्नेह सम्मान की वर्षा कर रहे हैं। जो मुझे परमात्मा से मिल रहा है वही वाइब्रेशन मैं हर एक को देती जा रही हूँ। स्नेह, सम्मान, शांति कॉन्स्टेंटली। और वहाँ से भी मुझे बहुत प्यार, बहुत दुआएं रिसीव हो रही हैं। मेरे आसपास बहुत सुंदर एनर्जी फील्ड क्रिएट हो गई है। बैठे कुछ देर इस सुंदर अनुभव में। अब अपने संकल्प को पेपर पे नोट डाउन करें।